सभी को गुड मॉर्निंग। हमारी आवाज़ अच्छी मिल रही है, स्पष्ट मिल रही है आप लोग को? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। और स्क्रीन सही से दिख रहा है? सही है, स्क्रीन सही से दिख रहा है। और थोड़ा सा जूम करें। सर स्क्रीन क्लियर नहीं है। स्क्रीन क्लियर नहीं है। थोड़ा सा यहाँ से जूम करिए, थोड़ा इससे। नमस्कार भैया। हल्का सा ऊपर ऊपर। अब बताइए स्क्रीन के बारे में, स्क्रीन सही है? हमारी आवाज़ सभी को मिल रही है? स्क्रीन के बारे में बताइए। सही आ गई। जूम जूम आउट कर दें? हाँ सर ठीक है। नहीं नहीं, जो टॉपिक हम पढ़ाएंगे उसको थोड़ा जूम इन करेंगे। जैसे अगर हम माइक्रोफोन पढ़ा रहे हैं तो माइक्रोफोन पे ध्यान दीजिए आप ना। ठीक है ठीक है। जैसे माइक्रोफोन आपको दिख रहा होगा इस समय। अगर हम वेब कैम पढ़ाएंगे तो हम वेब कैम को यहाँ पे सेंटर पे रखेंगे। ठीक है। उसमें ध्यान से हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके ओके ओके, नो प्रॉब्लम। शुरू करें? ठीक है सर। ठीक है, ओके। देखिए, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में हमने पहले बताया था। तो काफ़ी सारी डिवाइसेस बताई थी, और मेरा जो अनुभव है वो ये कहता है कि यहाँ से क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, नहीं कम से कम। हाँ हाँ ठीक। दो दो से तीन सवाल मेरे अनुसार इसमें फंसना चाहिए इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से। और फुल फॉर्म से भी, जैसे एलसीडी का फुल फॉर्म, ओएमआर का फुल फॉर्म, इससे भी कुछ कुछ एक क्वेश्चन फंसना चाहिए जरूर। तो माइक्रोफोन ये सब हमने बता दिया था। मैं जो बताना चाहता हूँ आज, वो आउटपुट डिवाइसेस में मॉनिटर को बताना चाहता हूँ। आउटपुट डिवाइसेस में मॉनिटर भी एक आउटपुट डिवाइस है। कोई आया एडमिट कर। इसमें आउटपुट डिवाइसेस में उस दिन हमने बताया था कि इनपुट डिवाइसेस होती हैं जिनसे हम डेटा को इनपुट करते हैं, और जो इंफॉर्मेशन कंप्यूटर हमें देता है प्रोसेसिंग के बाद, उसको हम लोग आउटपुट आउटपुट कहते हैं। और आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू उस आउटपुट को हम पाते हैं, हमको उसको मिलता है। जैसे मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है, हमारे पास स्पीकर लगा है, हमें आउटपुट मिलता है उससे। और भी आउटपुट डिवाइसेस हैं, जैसे प्रिंटर है, साउंड है, ये सब आउटपुट डिवाइसेस के अंदर आता है। तो अब क्योंकि मॉनिटर सबसे मेन पार्ट होता है आउटपुट डिवाइस का, तो मॉनिटर को थोड़ा सा पढ़ेंगे कि मॉनिटर में किस किस टाइप के मॉनिटर आते हैं, और मॉनिटर में रेजोल्यूशन क्या होता है। जैसे आप मॉनिटर खरीदने जाइए कभी, तो वो रेजोल्यूशन बताना शुरू करता है कि सर इतने रेजोल्यूशन का है, इतने रेजोल्यूशन का है। और जैसा जैसा आप रेजोल्यूशन बढ़ाते चले जाएंगे, वैसा वैसा उसका कॉस्ट बढ़ता चला जाएगा। नहीं, तो कोई मॉनिटर 2,000 का ही आ जा रहा है, कोई मॉनिटर 4,000 का आ रहा है, कोई 10,000 का आ रहा है, कोई 20,000 का आ रहा है, कोई 30,000 का आ रहा है। टीवी भी लेने जाते हैं तो रेजोल्यूशन उसमें देखते हैं कि कितना रेजोल्यूशन आ रहा है। तो फुल एचडी वाला जो रेजोल्यूशन मार्केट में नॉर्मली इस समय चल रहा है, वो 980 इंटू 1020 के आसपास का रेजोल्यूशन जो हमको देखने को मिलता है, इस तरीके का रेजोल्यूशन होता है। लेकिन अब
स्क्रीन में ये जो वीडीडी यानी कि विजुअल डिस्प्ले डिवाइस जिसको कहते हैं, वीडियो भी कहते हैं, इसका मतलब क्या होता है, विजुअल डिस्प्ले डिवाइस। और इसमें जो है जो रंग होते हैं, जैसे पिक्सल्स होते हैं जो स्क्रीन के ऊपर, जैसे हमने स्क्रीन देखा, कुछ स्क्रीन जब देखिए तो बहुत अच्छा लगता है उनको देख के, अच्छा एक्सपीरियंस होता है, कुछ स्क्रीन देखिए तो उसमें मजा नहीं आता, मतलब ब्लरिश ब्लरिश जो है आपको आउटपुट मिलता है। तो जितना बढ़िया रेजोल्यूशन होगा उतना बढ़िया आपको आउटपुट मिलेगा। स्क्रीन का रेजोल्यूशन का मतलब यही है कि जितना ज्यादा रेजोल्यूशन होगा उतना ज्यादा अच्छा आपको आउटपुट मिलेगा। तो किसी भी मॉनिटर का जो रेजोल्यूशन होता है, अब देखिए इसमें क्या है, जैसे ये हमारा ये स्क्रीन देखिए, इसमें ये हॉरिजेंटल इसमें लाइंस है और एक वर्टिकल लाइन है, ठीक है। तो इसमें हॉरिजेंटल ऐसे डॉट्स होते हैं, इस तरीके से डॉट्स होते हैं, इस तरीके से हॉरिजेंटल डॉट्स हैं, ठीक है। और इसी तरीके से वर्टिकल डॉट्स हैं इसमें, इस तरीके से नीचे को, नहीं, इस तरीके से डॉट्स हैं इसमें। इसी तरीके से सारे डॉट्स मिलके ये पूरा स्क्रीन बनके तैयार हो। जिसमें कम डॉट्स होंगे, मतलब जिस स्क्रीन के अंदर ये डॉट्स हॉरिजेंटल और वर्टिकल डॉट्स कम है, वो उसका रेजोल्यूशन कम है। ये जितना ज्यादा होंगे उतना ज्यादा बढ़िया रेजोल्यूशन, मतलब पिक्चर जो होती है उसमें रेजोल्यूशन ही होता है। अब देखिए कोई कैमरा फोटो क्लिक करता है तो 4 MB 5 MB में क्लिक करता है, मतलब उसमें जो डॉट्स बने हुए हैं जिनसे पिक्चर बनी हुई है वो डॉट्स बहुत ज्यादा है, इसका मतलब क्वालिटी बहुत जबरदस्त। जब उसको जूम करना आप शुरू करेंगे तो कभी भी पिक्सल फटेगा नहीं। पिक्सल फटने का मतलब है कि उसमें डॉट्स इतने ज्यादा है कि आप उसको बढ़ाते चले जा रहे हैं तभी भी वो स्प्लिट आउट नहीं होगा, नहीं। और अगर डॉट्स कम है तो जैसे ही आप थोड़ा सा उसको जूम करेंगे तुरंत ही पिक्सल सारे अलग अलग हो जाएंगे, आपको उसमें डॉट्स दिखना शुरू हो जाते हैं। जब लास्ट में आप पहुंचोगे तो डॉट्स दिखना शुरू हो जाते हैं कि ये डॉट्स से मिल के जो है पिक्चर बनी हुई है ना भैया। ठीक है, स्क्रीन का रेजोल्यूशन का मतलब यही होता है। अब यही क्वेश्चन यही बन सकता है कि स्क्रीन का रेजोल्यूशन क्या होता है, तो जो हॉरिजेंटल और वर्टिकल जो डॉट्स हैं, पिक्सल्स जिनको कहा जाता है, वो जितने ज्यादा होंगे उतना ज्यादा उसका रेजोल्यूशन होगा, ठीक। उसके बाद डॉट पिच क्या होता है, जैसे इसमें स्क्रीन के ऊपर खूब सारे जो है डॉट्स हैं, तो डॉट्स के बीच में जो कलर डॉट्स होते हैं उनके बीच में जो डायगोनल डिस्टेंस होती है, जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे एक यहाँ पे डॉट है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, सही है, आप लोग को दिख रहा है। ये जो कलर डॉट है ये एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे, इसके बीच में जो डायगोनल डिस्टेंस है उसी को डॉट पिच कहते हैं, डॉट पिच, ठीक है। तो इसी को डॉट पिच कहते हैं। तो यहाँ पे डॉट पिच लिखा है, तो दो कलर्ड पिक्सल के विकर्णों की दूरी, मतलब डायगोनल डिस्टेंस जो होती है उसी को क्या कहते हैं, डॉट पिच कहते हैं। और जितनी कम जो है दूरी जितनी कम होगी रेजोल्यूशन उतना ज्यादा है। मतलब अब ये एक यहाँ पे डॉट है, एक यहाँ पे डॉट है, ये डायगोनल इतना बड़ा हुआ, एक डॉट यहाँ पे, एक डॉट यहाँ पे, डायगोनल इतना छोटा बना। तो जितना छोटा डायगोनल होगा रेजोल्यूशन उतना बढ़िया। ये रेजोल्यूशन के बारे में हम लोग ने पढ़ लिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मॉनिटर कई तरीके के आते हैं, एक चीज इसमें और आ गई है, देखिए रिफ्रेश रेट आ गया है। अगर आप लोग को दिख रहा हो रिफ्रेश रेट, रिफ्रेश रेट जब भी हम स्क्रीन लेने जाते हैं तो वो बताता है कि सर 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। मतलब एक सेकेंड के अंदर स्क्रीन अपने आप को कितना रिफ्रेश कर रहा है। मतलब रिफ्रेश करने का मतलब है कि स्क्रीन के अंदर जो है थोड़ी देर चलने के बाद ब्लरिश आना शुरू हो जाता है। तो जैसे ही स्क्रीन अपने आप को रिफ्रेश करता है फिर से बढ़िया जो है पिक्सल्स आ जाते हैं। तो रिफ्रेश रेट का मतलब यही है कि स्क्रीन जितना ज्यादा अपने आप को रिफ्रेश करेगी उतना बढ़िया आपको आउटपुट मिलेगा। तो इसीलिए 60 हर्ट्ज का, 120 हर्ट्ज का, जो गेमर्स होते हैं, गेमर्स जो ज्यादातर जो बड़े गेम्स खेलते हैं, पैसे वैसे लगा के, लाखों लाख रुपए लगा के जो गेम्स खेलते हैं, ऑनलाइन गेम्स, उनके पास जो सिस्टम होता है, मतलब मॉनिटर जो होता है वो 120 हर्ट्ज के ऊपर का रिफ्रेश रेट रखता है। मतलब बाकी जो जो प्लेयर्स हैं, अगर मान लीजिए किसी के पास 60 हर्ट्ज का मॉनिटर है और एक बंदे के पास 120 हर्ट्ज का मॉनिटर है, तो 120 हर्ट्ज वाला मॉनिटर जो यूज कर रहा है उसको पहले से पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है, क्योंकि उसका स्क्रीन तुरंत ही रिफ्रेश हो गया। लेकिन 60 हर्ट्ज वाले के जो जो मॉनिटर रखा है जिसने,
उसका जो रिफ्रेश रेट है वो स्लो होता है। इसका मतलब जैसे स्क्रीन पे कुछ होना है, जैसे कोई पिक्चर आनी है, तो 120 वाले को पहले दिखेगी और 60 वाले को बाद में दिखेगी, तो उसको पहले ही पता चल गया क्या होने वाला है, नहीं तो वो ज्यादा अच्छा खेल सकता है। तो ये चीज हो गई। अब मॉनिटर जो है कई तरीके के आते हैं। पुराने जमाने में इस तरीके के मॉनिटर आपको दिखते थे, इसको सीआरटी कहते थे। ये सीआरटी होता है, मतलब कैथोड रे ट्यूब इसको कहते हैं। कैथोड रे ट्यूब मतलब अगर आप लोग ने साइंस, कोई आया है? ठीक है। तो कैथोड रे ट्यूब का मतलब है कि शुरुआत में जब सिस्टम हम लोग देखा करते तो इस तरीके का एक मॉनिटर होता था। तो कैथोड रे ट्यूब में क्या होता है कि एक ट्यूब होती है इधर पीछे की तरफ जो निकली रहती है, अगर मैं बना के दिखाऊं आपको, इस तरीके की ट्यूब होती है। अगर आप लोग देखें, कहाँ पे बना दूं, ठीक है, इस तरीके की एक ट्यूब होती है। यहां पे क्या होता है, लगा रहता है सिस्टम। यहां से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का बम्बार्टमेंट करता है। बम्बार्टमेंट का मतलब होता है यहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है और सीधे जाके स्क्रीन के ऊपर गिरता है यहाँ पे, जिससे क्या होता है, पिक्चर का फॉर्मेशन होता है। तो जहां पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन बम्बार्टमेंट करेगा वहां पे पिक्चर क्वालिटी बहुत बढ़िया आती थी, और जहां पे नहीं कर पाता है वहां पे पिक्चर क्वालिटी बेकार आती थी। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है यहां से निकला तो सीधा चलना ज्यादा आसान होता है, तो यहां से निकला सीधे जाके स्क्रीन के ऊपर, बीच में ज्यादा बम्बार्टमेंट करता है, साइड में बम्बार्टमेंट उतनी ज्यादा नहीं करता। इसलिए साइड में पुराने अगर आप टीवी और मॉनिटर वगैरह देखिए तो बीच में बढ़िया पिक्चर क्वालिटी आती थी, और साइड में जो किनारे होते हैं ये साइड वाले, वहां पे पिक्चर क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं आती थी, मतलब बहुत धुमला धुमला दिखता था और हल्के कलर्स धुमला धुमला दिखता था। इस तरीके में यही दिक्कत होती है कि जो ये सीआरटी होते हैं उसमें बीच में यहाँ पे सेंटर पे अच्छा दिखेगा, साइड में अच्छा नहीं दिखेगा, क्योंकि इसमें जो पिक्चर का फॉर्मेशन होता है वो इलेक्ट्रॉन के बम्बार्टमेंट की वजह से होता है। सही है। सीआरटी का फुल फॉर्म भैया आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि सीआरटी पूछ लेता है, पूछता है कि सीआरटी का फुल फॉर्म बताइए। तो कैथोड रे ट्यूब, इसमें एक कैथोड रे लगी रहती है, मतलब कैथोड ट्यूब लगी रहती है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स का बम्बार्टमेंट होता है उस ट्यूब में से स्क्रीन के ऊपर, जिससे क्या होता है, इमेज का फॉर्मेशन होता है। और जहां से इलेक्ट्रॉन का बम्बार्टमेंट होता है उसको इलेक्ट्रॉन गन कहते हैं, ये ध्यान रहे, इलेक्ट्रॉन गन कहते हैं। और जो है इसमें एनालॉग इलेक्ट्रॉन गन होता है, एनालॉग डेटा को इलेक्ट्रॉन गन के द्वारा मॉनिटर की स्क्रीन पर उतारा जाता है। जैसे पुरानी टीवी आती थी वो पीछे निकली रहती थी, उसमें भी वही सिस्टम है। एनालॉग डेटा जो है सिग्नल्स आते थे एंटीना से, उसको खींचता था और उसके बाद वो स्क्रीन पे डाल के उसका वो बनाता था, इमेज बनाता था। तो ये याद रखेंगे। इसमें बस बहुत कुछ जानने की जरूरत नहीं है, बस इसमें यही आप जानिए कि सीआरटी क्या होता है, फुल फॉर्म पूछता है बस। ठीक, आगे बढ़िए। उसके बाद टेक्नोलॉजी और थोड़ी एडवांस हुई, उसके बाद एलसीडी आ गया। एलसीडी का मतलब होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ये आप लिखिए कि लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, एलसीडी का फुल फॉर्म जो होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है। एलसीडी का भी फुल फॉर्म पूछ सकता है कि पूछता ही है। इसमें क्या होता है, स्क्रीन के अंदर एक लिक्विड भरा रहता है, नहीं, इसमें एक लिक्विड भरा रहता है, और सीआरटी से ये हल्का होता है। सीआरटी बहुत भारी होता था, पुराना टीवी मॉनिटर उठाइए बिल्कुल जबरदस्त होता था, 2 आदमी लगते थे तब उठा पाते थे, और ये बिल्कुल हल्का हल्का सा होता है। जब आप इसकी, जैसे ये वाला जो है, ये जो मैं बोर्ड यूज कर रहा हूँ ये एलसीडी बोर्ड है, यानी कि एलईडी बोर्ड है, सॉरी। तो लाइट इमिटिंग डायोड एलईडी को कहते हैं। और अगर इसमें एलसीडी होता तो मैं इसको जब ऐसे पुश करता तो आपको इसमें जो लिक्विड है वो इधर उधर मूवमेंट उसका दिखता है आपको, ऐसे जैसे आप क्लिक करेंगे तो उसके जो मॉलिक्यूल्स इधर उधर भगेंगे, फिर से अपने आप को एडजस्ट करेंगे। तो ये चीज है। तो इसका प्रयोग लैपटॉप नोटबुक वगैरह में किया जाता था, पहले इसका इस्तेमाल होता था। इसमें भी दिक्कत वही है कि जहां पे ज्यादा चमक आती है, मतलब बीच में इसमें ज्यादा चमक आती है, किनारे इसमें भी वही दिक्कत है। एलसीडी में 2 प्लेट होती हैं, इन प्लेटों के बीच में एक विशेष प्रकार का लिक्विड भरा रहता है। एक ऊपर प्लेट होती है, एक नीचे प्लेट होती है। जैसे यहाँ पे नीचे की तरफ प्लेट लगी है, एक ऊपर की प्लेट लगी है। वो प्लेट क्या करती है कि लाइट इमिट करती है, यहां से लाइट इमिट करी, यहां से लाइट इमिट करी। फिर लाइट जब इमिट करती है तो जैसे आप ऐसे लाइट लगाइए, एक ट्यूब इधर लगाइए, एक ट्यूब इधर लगाइए, तो जब ट्यूब लाइट आप जलाओगे तो बीच में खूब सारा उजाला होगा, नहीं होगा? तो बीच में जब ज्यादा उजाला होगा तो इसमें भी यही था कि ऊपर एक प्लेट लगी थी, नीचे एक प्लेट लगी थी, दोनों जब जलती थी तो बीच में बढ़िया पिक्चर बनती थी,
और इधर साइड साइड में बिल्कुल बेकार पिक्चर बनती थी, क्योंकि जो लाइट का इमिशन है वो यहाँ पे पहुंच ही नहीं रहा है, तो इसलिए इसमें भी क्वालिटी उतनी जबरदस्त नहीं आई। तो ठीक है, इसमें भी यही दिक्कत थी कि बीच में बढ़िया पिक्चर आती थी, साइड में पिक्चर अच्छी नहीं आती थी, इसमें जो लिक्विड भरा रहता था। अब जब यहाँ प्लेट लगी, यहाँ प्लेट लगी, अब यहाँ से उसने लाइट इमिट करना शुरू किया, बीच में लिक्विड चमकता था, अब साइड में चमक नहीं रहा है, तो बढ़िया कुछ सिस्टम बनना नहीं, बढ़िया जो है काम नहीं कर पाया। ठीक है, तो प्लेट के अंदर द्रव अलाइन हो गया, ये सब वही चीज मैंने बता दी। ठीक, उसके बाद एलईडी आ गई। एलईडी एक जबरदस्त टेक्नोलॉजी है। एलईडी क्या होता है, छोटे छोटे बल्ब होते हैं। एलईडी का मतलब ही होता है लाइट इमिटिंग डायोड। डायोड्स होते हैं। डायोड क्या होता है, साइंस में हम लोग ने पढ़ा है, डायोड जिनमें दो टांगे निकली हो उसको डायोड कहते हैं। जैसे ऐसा एक स्ट्रक्चर है, इसमें दो, देखिए दो टांगे हैं, इसको डायोड कहते हैं। अगर किसी के अंदर तीन टांगे हो, अगर आपने कोई मशीन खोल के देखी हो तो उसमें डायोड लगे रहते हैं, ट्रायोड लगे रहते हैं, बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स लगे रहते हैं। तो इनमें जिनमें दो, ये जो दो लेग्स होते हैं, एक लेग ये एक लेग, तो इसको डायोड कहते हैं। अगर मान लीजिए तीन लेग्स हो तो उसको ट्रायोड कहेंगे, मतलब तीन टांगे उसके होंगी। तो डायोड क्या होता है कि इसमें जब इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं तो ये हीटिंग की वजह से क्या करता है, जलता है। इसमें हीटिंग होती है और हीटिंग की वजह से ये लाइट को इमिट करना शुरू करता है। उसी टेक्नोलॉजी का यूज इसमें किया गया है। अब देखिए मैं बताता हूं कैसे होता है। जैसे ये आपको बोर्ड दिख रहा है, इसमें साइड में यहां पे प्लेट्स लगी हैं, यहां पे साइड में, और उनमें एलईडी लगे हुए हैं। ठीक है, इसके इसके ब्रेजल्स जो है ये यहां पे सब में पूरे पे एलईडी लगे, पूरे पे एलईडी लगे, छोटे छोटे एलईडी इसके अंदर लगे हुए हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी जाती है वो जलना शुरू करते हैं, और जब जलेंगे तो हर जगह लगे हुए ना, इधर साइड में लगे हैं, उधर लगे हैं। तो इस बोर्ड के ऊपर रेजोल्यूशन जो आपको दिखेगा, क्वालिटी दिखेगी, वो पूरी जो है एक जैसी दिखेगी। ऐसा आपको नहीं नजर आएगा कि बीच में बढ़िया चमक रहा है, बढ़िया दिख रहा है, साइड में आपको हल्का हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं। इसीलिए ये टेक्नोलॉजी बहुत जबरदस्त है। टीवी वगैरह देखिए, एलईडी टीवी जब हम देखते हैं तो उसमें जो पिक्चर क्वालिटी होती है, जो एक्सपीरियंस होता है, बहुत अच्छा होता है। लेकिन एलसीडी जो पिक्चर, जो एलसीडी टीवी देखते हैं उसमें पिक्चर क्वालिटी उतनी बढ़िया नहीं आती है। मतलब बीच का तो अच्छा दिखेगा, कलर्स वगैरह बहुत अच्छे दिखेंगे, सुंदर लगेगा। साइड में जब आपका नजर जाएगी साइड में, तो पता चल रहा है कि उधर सब बेकार है सिस्टम। तो इसलिए ये सिस्टम, ये जो ये आया टेक्नोलॉजी, ये बहुत सक्सेसफुल है। आजकल तो इसी का यूज कर रहे हैं ज्यादातर के एलसीडी खत्म ही हो गया। अब इसको ये क्योंकि आउटडेटेड टेक्नोलॉजी हो गई तो इसको हटा दिया, फिर ये एलईडी ही आ गया। एलईडी का फुल फॉर्म पूछता है, लाइट इमिटिंग डायोड कहते हैं, क्योंकि ये डायोड होते हैं। आपने देखा भी होगा, अगर बल्ब को खोल के देखिए तो उसमें छोटे छोटे खूब सारे एलईडी लगे थे। जो हम लोग झालर यूज करते हैं, जो आती है चाइनीज, उसमें भी एलईडी ही होता है, एलईडी का पूरा काम है उसमें। तो इसमें क्या होता है, छोटे छोटे एलईडी लगे रहते हैं, मैंने बता ही दिया, यही सब इसमें लिखा हुआ है। छोटे छोटे एलईडी जो लाइट जब जाती है तो चमकते हैं, और उसी से पूरा एलईडी जो है किस किस कलर के लगे रहते हैं, आरजीबी। कई बार ये पूछता है आपसे कि जो स्क्रीन के ऊपर मॉनिटर वगैरह पे जो एलईडी लगे रहते हैं उसमें कौन कौन से कलर होते हैं, आरजीबी कलर होते हैं। आरजीबी कलर, ये ध्यान रखिएगा, आरजीबी कलर होता है। आर फॉर रेड, ग्रीन, ब्लू, तीन कलर का होता है। इन्हीं तीनों कलर से मिल मिल के मिलियंस ऑफ कलर बनाता है। एक मॉनिटर जो है खूब सारे कलर बना देता है। तो जितने ज्यादा कलर बना सकता है मॉनिटर, यानी कि जितने ज्यादा कलर वो दिखा सकता है आपको, उतना ज्यादा मॉनिटर महंगा होगा। या टीवी भी, अगर टीवी की बात करिए, टीवी भी उतना ही महंगा होगा जितने ज्यादा कलर वो आपको दिखा सकता है। इसीलिए आप कभी भी डब्बा देखिए टीवी वगैरह का, तो उसके बॉक्स पे ही लिखा रहता है कि कितने कलर वो दिखा सकता है। नहीं, ये चीज ठीक। एलईडी में आपको दो चीज याद रखनी है कि एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है, लाइट इमिटिंग डायोड, और आरजीबी का फुल फॉर्म क्या होता है, रेड, ब्लू, ग्रीन। ये तीन कलर के इसमें एलईडी लगे रहते हैं, वही जो है चमकते हैं। चलिए आगे चले। थ्री डी मॉनिटर्स भी आते हैं। थ्री डी मॉनिटर्स आम आदमी तो यूज नहीं करता इनको। जो लोग जैसे नक्शा बनाते हैं, जो घरों का नक्शा बनाते हैं, बिल्डिंग्स का जो नक्शा बनाते हैं, या फिर जो कार्स वगैरह का डिजाइन करते हैं, डिजाइनर लोग जो जो होते हैं वो थ्री डी मॉनिटर का यूज करते हैं, क्योंकि उनको
सारे पार्ट देखने, पीछे का भी देखना है कि कैसा बन रहा है, आगे का भी देखना है, क्योंकि ये जो आप बोर्ड देख रहे हो ये 2D बोर्ड है। 2D का मतलब होता है 2 डायमेंशन, मतलब 2D, डी फॉर डायमेंशन होता है, इसमें 2 डायमेंशन है, एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस। वर्टिकल जो होती है उसको वाई एक्सिस कहते हैं, हॉरिजॉन्टल जो होती है एक्स एक्सिस कहते हैं। ये मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा हम लोग ने, हमने खूब सारा ये मैथमेटिक्स में पढ़ा है, इसीलिए 2D है। कोई भी प्लेन होता है जो, वो 2D होता है। 3D में क्या होगा कि वो तीसरा भी उसका जो है डायमेंशन दिखाता है। जैसे अगर मैं पेन को ऐसे पकड़ूं तो पेन को मैं पूरी तरीके से देख सकता हूँ चारों तरफ से घूम के, तो पूरी तरीके से देख सकता हूँ, मतलब ये 3D है। जैसे पंखा लटका हुआ है, इसको मैं ऐसे देखूं तो पूरी इसका हर एक पार्ट आपको नजर आएगा, तो इसलिए ये 3D है। ठीक, तो ये 3D जो होते हैं, 2D मतलब 2 डायमेंशनल, मतलब जिसमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हो, और 3D का मतलब होता है 3 डायमेंशनल, जिसमें जेड एक्सिस भी आ जाती है। मैथमेटिक्स में खूब इंटर में पढ़ा था, तो पढ़ाया जाता नहीं, तो वो उसका यूज यहाँ पे कर रहे हैं ये लोग। उसके बाद आता है TFT। TFT जो है हम लोग बताते हैं कि TFT एमोल्ड स्क्रीन, आजकल जो मार्केट में बड़ी चल रही है एमोल्ड स्क्रीन, और भी तरीके की बहुत टेक्नोलॉजी है। तो TFT का मतलब होता है, क्या होता है TFT का मतलब, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर्स होते हैं। थिन फिल्म ट्रांजिस्टर्स, बहुत पतले पतली सी फिल्म के ऊपर ट्रांजिस्टर्स लगे रहते हैं, और वो जो है क्या करते हैं, स्क्रीन में पिक्चर्स को बनाते हैं। तो ये भी एक आउटपुट डिवाइस है। ये TFT का भी फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है। जितने भी ऑनलाइन भी हमको देख रहे हैं उनको भी जो है मैं यही कहूंगा कि ये जो फुल फॉर्म मैं बता रहा हूँ ये जरूर याद रखिए। फुल फॉर्म जो है आपसे पूछ ही सकता है, जैसे CRT का पूछ लिया, LCD का पूछ लिया, TFT का पूछ लिया। तो TFT का फुल फॉर्म आपको बताना है, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर्स होते हैं। ठीक है, और ये LCD एक प्रकार की आउटपुट डिवाइस है। TFT में एक पिक्सल को कंट्रोल करने के लिए 1 से 4 ट्रांजिस्टर लगे हैं, इसमें ट्रांजिस्टर्स का यूज करते हैं। पिक्सल्स को कंट्रोल करने के लिए ट्रांजिस्टर्स होते हैं, तो 1 से 4 मतलब एक ट्रांजिस्टर 2 3 4 भी हो सकते हैं, वो सारे पिक्सल्स को कंट्रोल करते हैं और पिक्सल्स बनाते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए एक ही ट्रांजिस्टर लगा हुआ है तो पिक्सल को कम कंट्रोल कर पाएगा, 2 ट्रांजिस्टर लगा है तो बहुत बढ़िया कर पाएगा, 3 लगा तो बहुत ही अच्छा है, 4 लगा तो जबरदस्ती है, नहीं। तो डिस्प्ले वाला आउटपुट डिवाइस होता है। उसके बाद प्रिंटर्स, यहां से क्वेश्चन आपको मिलना ही मिलना है, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है कि सवाल नहीं आएगा, 100% आएगा यहाँ से। और पूछेगा कि इंपैक्ट प्रिंटर क्या होता है, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर क्या होता है, प्रिंटर्स, इंकजेट प्रिंटर क्या होता है, लेजर प्रिंटर क्या होता है, इसमें से पूछेगा। ठीक है, तो ये वाला पार्ट थोड़ा सा बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, यहां से क्वेश्चन आपको मिलने ही मिलने वाला है। प्रिंटर्स भी आउटपुट डिवाइस के अंदर आता है। प्रिंटर क्या करता है, जो भी आपका आउटपुट मिला है उसको अगर हार्ड कॉपी में आपको चाहिए होता है तो आप प्रिंट कर लेते हैं उसको। जैसे हमने कोई डॉक्यूमेंट बनाई वर्ड पे, और वो डॉक्यूमेंट हमको भविष्य के लिए रखनी है, हालांकि सिस्टम पे भी हम सेव करते हैं, बट हो सकता है सिस्टम कभी करप्ट हो जाए या कुछ भी दिक्कत आ जाए, तो हम क्या करते हैं उसको हार्ड कॉपी एक प्रिंट करके अपने पास रख लेते हैं। तो ये प्रिंटर का क्या काम करता है, जो भी हमारे पास आउटपुट है उसको हार्ड कॉपी में दे देता है। हार्ड कॉपी मतलब पेपर के ऊपर छाप के हमको प्रोवाइड कर देता है। तो प्रिंटर एक प्रकार की जो आउटपुट डिवाइस है, और इसका जो यूज है वो यही है कि जो भी हमको इंफॉर्मेशन मिल रहा है उसको हम प्रिंटेड फॉर्म में रख सकते हैं अपने पास। तो और क्वालिटी भी अलग अलग होती है, जैसे प्रिंटर की अलग अलग क्वालिटी होती है। मान लीजिए कोई 2,000 का प्रिंटर आ रहा है, कोई 20,000 का प्रिंटर आ रहा है, कोई 50,000 का प्रिंटर आ रहा है, तो इतना अंतर क्यों आ रहा है, उसकी क्वालिटी के ऊपर। मान लीजिए कोई आपने सस्ते प्रिंटर से प्रिंट किया तो गंदा गंदा सा आएगा, मतलब बहुत क्वालिटी अच्छी नहीं आएगी, मतलब साफ प्रिंट नहीं करेगा। लेकिन कुछ किसी बढ़िया प्रिंटर से आपने प्रिंट किया तो बहुत अच्छी क्वालिटी आएगी। इसमें जो प्रिंटिंग का प्रोसेस होता है कि जितनी अच्छी प्रिंटिंग क्वालिटी होगी प्रिंटर उतनी ही अच्छा माना जाए, मतलब जितना बढ़िया प्रिंट करेगा, ये तो सबको ही जानता है कि जितना अच्छा प्रिंट करेगा उतना ही अच्छा वो प्रिंटर है। किसी प्रिंटर की गति कैरेक्टर प्रति सेकंड, मतलब कितने कैरेक्टर्स 1 सेकंड के अंदर प्रिंट कर ले रहा है, वही उसकी क्वालिटी है। मतलब 1 सेकंड के अंदर उसने 10 कैरेक्टर प्रिंट कर दिए तो मतलब अच्छा, 20 कैरेक्टर प्रिंट कर दिए। कैरेक्टर का मतलब होता है कि एक लेटर एक कैरेक्टर की तरह होता है। जैसे ए लिखा उसने तो एक कैरेक्टर है, बी लिखा एक कैरेक्टर है। जैसे मेरा नाम लिखा उसने जय सिंह, तो उसमें मेरे नाम में JAI 3 कैरेक्टर लिख दिए जय, तो इसका मतलब 3 कैरेक्टर उसने प्रिंट कर दिया एक ही सेकंड के अंदर। तो ये कैरेक्टर पर सेकंड, इसका भी फुल फॉर्म याद रखिए भाई, CPS का फुल फॉर्म होता है कैरेक्टर प्रति सेकंड। कैरेक्टर पर सेकंड इंग्लिश में कहते हैं। लाइन प्रति मिनट का मतलब होता है लाइन पर मिनट। क्या होता है, कुछ प्रिंटर्स क्या करते हैं वर्ड बाय वर्ड प्रिंट करते हैं, मतलब कैरेक्टर बाय कैरेक्टर प्रिंट करते हैं। एक कैरेक्टर प्रिंट करेगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा, फिर सातवां,
इस तरीके से जितने भी कैरेक्टर हैं बारी बारी एक एक करके प्रिंट करेगा। तो आप समझिए कि ये अच्छा तो है नहीं, क्योंकि अब एक पूरा पेपर है उसमें ऊपर से नीचे तक खूब सारा लिखा हुआ है। अब उसने एक एक करना, अब इसको इतना प्रिंट करना है, मान लीजिए इतना इतना प्रिंट करना है, तो यहां से उठाएगा, पहले ये प्रिंट करेगा, ये, तो इसको बहुत समय लगेगा। ये अब एक एक कैरेक्टर्स को बनाना शुरू कर रहा है, तो यहां से बनाते बनाते यहां तक आने में तो इसकी जो है नानी याद आ जाएगी, नहीं बहुत समय लेगा। तो ये बहुत अच्छा नहीं है, मतलब बहुत स्लो है, बहुत स्लो है, बहुत मतलब बहुत ही ज्यादा स्लो है। तो ये कैरेक्टर पर सेकंड, अब कैरेक्टर पर सेकंड कोई जो है एक सेकंड में 10 ही कैरेक्टर प्रिंट कर रहा है, कोई एक सेकंड में 50 कैरेक्टर प्रिंट कर दे रहा है। जो जितनी तेज प्रिंट कर रहा है उतना ठीक है। लाइन प्रति मिनट का मतलब होता है लाइन बाय लाइन भी प्रिंट करता है। कुछ मॉनिटर्स ऐसे होते हैं कि एक लाइन, ये ऊपर की एक लाइन दिख रही है आपको, ये पूरी एक बार में छापेगा, फिर दूसरी लाइन दिख रही है, दूसरी पूरी छाप देगा, फिर तीसरी लाइन, चौथी, पांचवी, छठी, ऐसे लाइन बाय लाइन छापता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, सीपीएस का फुल फॉर्म और एलपीएस का एलपीएम का फुल फॉर्म, कैरेक्टर पर सेकेंड और लाइन पर मिनट। और पेजेस पर मिनट का भी मतलब पीपीएम का भी होता है, कि ज्यादातर जब प्रिंटर्स लेने जाइए तो यही पीपीएम ही ज्यादातर बताता है कि पीपीएम कितना है, मतलब पेजेस प्रति मिनट, यानी पेजेस पर मिनट, कितने पेज एक मिनट में प्रिंट कर सकता है। तो ये हो गया। डीपीआई का भी फुल फॉर्म लिखिए सारे लोग जो ऑनलाइन भी हमको देख रहे हैं, डॉट्स पर इंच, डॉट्स पर इंच डीपीआई का फुल फॉर्म होता है। डॉट्स पर इंच, एक इंच के अंदर कितने डॉट्स प्रिंट कर रहा है। डॉट्स अभी मैंने आपको बताया कि जैसे मॉनिटर के ऊपर डॉट्स होते हैं, वैसे ही प्रिंटर भी क्या करता है, पेपर के ऊपर डॉट्स बनाता है। देखिए कोई चीज जो बनती है, हम लोग बेसिकली जानते हैं, मैथमेटिक्स के अंदर हमने सीखा है कि कोई चीज भी बनती है, जैसे लाइन बन रही है, तो एक लाइन जो है डॉट्स को मिला के बनती है। इस तरीके से डॉट्स होते हैं, इस तरीके से डॉट्स होते हैं, और जब इन डॉट्स को मिला दिया जाता है तो फिर एक लाइन बन के तैयार हो जाती है। अगर यही डॉट्स कर्व में है, इस तरीके से कर्व में, इसको ऐसे मिला देंगे तो कर्व बन के तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो सारा काम डॉट्स का ही है। यहाँ पे जितने डॉट्स, क्योंकि स्क्रीन के ऊपर डॉट्स ही होते हैं, जितने डॉट्स प्रिंट करेगा उतना बढ़िया क्वालिटी आएगी। मान लीजिए एक कैरेक्टर उसको प्रिंट करना है, उसमें खूब एक कैरेक्टर प्रिंट करना है, डी प्रिंट करना है, तो डी में एक प्रिंटर ने प्रिंट किया 5 डॉट्स और एक प्रिंटर ने प्रिंट किया 30 डॉट्स, तो किसकी क्वालिटी जबरदस्त है? 30 डॉट्स की अच्छी क्वालिटी है, 5 वाले की कम क्वालिटी है। ठीक है, समझ गए। अब प्रिंटर दो टाइप के होते हैं, एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर, एक होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। देखिए मैं आपको बताता हूं, इसमें जो लिखा हुआ उसको बताने से पहले मेरी बात अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो तुरंत जान जाएंगे कि कैसे होता है। सबने जो है कभी ना कभी टाइपराइटर देखा होगा, सबने देखा होगा टाइपराइटर। देखे ऐसे क्या होता है, एक इसमें इस तरीके से क्या होता है, हैमर होता है, और एक इंक का एक वो होता है पट्टा, रिबन, है ना, और एक इधर हैमर होता है और पीछे पेपर लगा रहता है। ऐसे पेपर लगा रहता है और ऐसे जो है ये रिबन है इंक का, और ये एक हैमर होता है। तो जैसे ही आपने ए को प्रिंट किया, हैमर जाके क्या करता है, स्ट्राइक मारता है। मतलब इस जो रिबन है इंक का, उसके ऊपर हैमर जो है गिरता है जाके, और जब गिरता है तो उसका इम्पैक्ट जो है पीछे पीछे पेपर के ऊपर बन जाता है। ये जो तरीका है, उसने हैमर से स्ट्राइक किया इंक के ऊपर और जाके पेपर के ऊपर छप गया, इसी को कहते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर। मतलब हैमर जो है इम्पैक्ट डाल रहा है पेपर के ऊपर, इसीलिए इसका नाम है इम्पैक्ट प्रिंटर। इसमें प्रिंटर के में भी यही होता है, उसमें भी एक ऐसा रिबन लगा रहता है इंक वाला, उसमें हैमर होता है, और हैमर जब उसको प्रिंट करना होता है तो हैमर जाके स्ट्राइक करता है और सारे कैरेक्टर्स को बारी बारी प्रिंट करता है। हम्म 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 हम्म। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, आप समझ गए। जो जैसे रेलवेज में जाइए टिकट देता है, घर 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 करता है, वो इम्पैक्ट प्रिंटर, उसमें आप देख भी सकते हो, ऊपर की तरफ आप जब देखोगे तो बारी बारी प्रिंट करता है, एक प्रिंट करेगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर उसको एक टिकट प्रिंट करने में कितनी देर लगती है, कर 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 करता है, फिर प्रिंट कर पाता है। और जो जो ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, वो क्या करता है कि पूरी पूरी जैसे उसके पास इंक भरी हुई है, एक शीशी है उसमें इंक भरी हुई है ड्रम में, और वो क्या करता है, इंक को स्प्रे करता है। मतलब उसमें कोई स्ट्राइकर नहीं है, कुछ नहीं, उसको प्रिंट करना है, जैसे डीपीआई प्रिंट करना है, तो वो क्या करेगा, जो आपने कमांड दिया
तो उसमें इंक भरी हुई, इंक को स्प्रे करता है वो, जैसे ये पेपर है यहाँ पे इंक को स्प्रे करेगा और यहाँ पे कैरेक्टर को प्रिंट कर देगा, उसमें कोई इम्पैक्ट को कोई सिस्टम नहीं। लेजर क्या करता है, लेजर भी यही काम कर रहा है, मतलब स्प्रे ही मारता है, लेकिन लेजर इतना ज्यादा सटीक होता है उसका, मतलब अगर उसको यहाँ पे प्रिंट करना है तो लेजर से वो यहीं पे स्प्रे को करेगा, है ना। लेजर टेक्नोलॉजी जैसे गन वगैरह में देखते हैं, अगर कोई गेम खेलता है तो लेजर लगा के जब हम शूट करते हैं तो जो हमारा निशाना है बिल्कुल सही जगह जगह लगता है, तो ये लेजर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि लेजर एक लाइट का फॉर्म है और सीधा चलता है, स्ट्रेट लाइन में चलता है नहीं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए कि प्रिंटर जो है दो टाइप के होते हैं। कई बार ये भी पूछता है कि प्रिंटर कितने टाइप के होते हैं, तो आपको बताना दो टाइप के प्रिंटर होते हैं, एक इम्पैक्ट प्रिंटर होता है और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। इम्पैक्ट प्रिंटर मैंने आपको बता दिया, सारे ऑनलाइन वाले भी सुन रहे होंगे कि इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में मैंने अंतर बताया। इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या होगा कि एक हैमर होगा, ऐसे ऐसे ये समझिए पेपर है और उसके बीच में एक रिबन होगा स्याही का और उसके पीछे एक हैमर होगा। तो वो क्या करता है कि ये हैमर जब जैसे ही आपको जो भी प्रिंट करना है, जैसे ए को प्रिंट करना, ए से यहाँ पे हैमर यहाँ से चलता है और उस रिबन के ऊपर स्ट्राइक करता है और जाके वो पेपर के पीछे टच करता है, यानी कि हैमर रिबन के ऊपर स्ट्राइक करता है और वो रिबन जाके उस पेपर को टच करता है, तो जिससे क्या होता है एक इम्पैक्ट बनता है, जो भी कैरेक्टर है वो प्रिंट कर देता है। इस तरीके से इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर दो तरीके के होते हैं। अब इसमें जो है ये जो मैंने अभी कहानी पूरी बताई वो यहाँ पे लिखी हुई है, वह टाइपराइटर की तरह काम करता है। एक रिबन होता है और उसमें एक स्ट्राइकर होता है, हैमर जिसको कह रहे हैं, स्ट्राइकर स्ट्राइक करता है स्याही वाली रिबन के ऊपर और वो जाके प्रिंट कर देता है पीछे पेपर के ऊपर। तो ये सस्ते होते हैं, सस्ते का मतलब है टाइपराइटर के फॉर्म में काम कर रहे हैं इसलिए सस्ते हैं ये जो बहुत, लेकिन इनकी क्वालिटी भी तो नहीं अच्छी है। आप देखिए टाइपराइटर से जो प्रिंट करता है उसकी क्वालिटी कहाँ अच्छी होती है, जो प्रॉपर्टी वगैरह जो ये हाई कोर्ट वगैरह में काम करते हैं, अब तो खत्म हो गया, टाइपराइटर का सिस्टम ही खत्म हो गया। सब सब आउटपुट डिवाइस के लिए बढ़िया जो है इंक जेट बिल्कुल जबरदस्त क्वालिटी के प्रिंटर्स आ गए मार्केट में, तो ये सब खत्म है मामला। लेकिन कभी कहीं कहीं अभी भी यूज कर रहे हैं। अब जैसे कोई ऐसी जगह है जैसे अभी भी हम लोग डेवलपिंग है, तो ऐसे गांव देहात है जहाँ पे बिजली नहीं है, हाँ, तो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो वहां पे काम करने के लिए यही वाला सिस्टम चल रहा है। ठीक है, ये खूब सारा आवाज भी करते हैं, ये जब चलना शुरू करते हैं बहुत सारी आवाज करते हैं, बिजली की बहुत खाते हैं, इसीलिए ज्यादा अच्छा। इनसे प्रिंट करना शुरू कर दीजिए, अगर मान लीजिए ऑफिस में इसको लगा लिया तो इतना बिल दे देंगे ये कि जो है आप परेशान हो जाएंगे, और आवाज बहुत करेगा, घर 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 आवाज करता है, तब ये कहीं प्रिंट कर पाता है, तो इसलिए बहुत बढ़िया नहीं है। ये आपने समझ लिया इम्पैक्ट प्रिंटर का हिसाब किताब। उसके आगे चले, फिर उसके बाद आता है, उसी के पीछे से है ये, हाँ ठीक है। उसके बाद आ गया डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। हाँ, इम्पैक्ट प्रिंटर के प्रकार से कोई कुछ तरीके के प्रिंटर इसमें बताया गया जिसको इम्पैक्ट प्रिंटर बताया जा रहा है। ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक है, ये भी उसी तरीके से चल रहा है। डॉट मैट्रिक्स का मतलब होता है कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में पिनों की पंक्ति पे पिंस होते हैं, उसमें खूब सारे पिंस होते हैं जो कागज के ऊपरी सिरे पर रिबन के प्रहार करते हैं। अब अभी जो मैंने तरीका बताया वही सिस्टम है। इसमें मैंने हैमर बताया, इसने हैमर की जगह पे क्या कर दिया है कि पिन का यूज कर लिया है, इसीलिए ये जो है पिंस क्या करती हैं, उसे रिबन के ऊपर अटैक करती हैं, मतलब गिरती हैं और उसका इम्पैक्ट जो है पेपर के ऊपर बनाती हैं। जो ये होता है जब गिरती है, डॉट्स का एक समूह होता है, यही सब होता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक बार में एक ही कैरेक्टर प्रिंट करता है। इम्पैक्ट प्रिंटर है ना, तो ये एक बार में एक ही कैरेक्टर को प्रिंट कर पाएगा, और इनका एक डॉट्स का एक पैटर्न होता है और उसी पैटर्न के हिसाब से ही प्रिंट करना शुरू करते हैं। तो ये बहुत ज्यादा आवाज करते हैं, कंप्यूटर के साथ कम प्रयोग करते हैं। ये जो हमने अभी पीछे बता दिया वही सब है। उसके बाद डेजी व्हील आ गया। डेजी व्हील में क्या करते हैं कि इसमें ड्रम टाइप होता है। डेजी व्हील प्रिंटर में कैरेक्टर्स की छपाई टाइपराइटर की तरह होती है, जैसा टाइपराइटर काम करता है वैसे ही होता है, लेकिन ये पीछे वाले से ज्यादा अच्छा है, मतलब डॉट मैट्रिक्स से ज्यादा जो है रिलायबल है, उससे ज्यादा ठीक है ये।
डिजिबल प्रिंटर में कैरेक्टर्स की छपाई टाइपराइटर की तरह होती है या डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की अपेक्षा अधिक रेजोल्यूशन की प्रिंटिंग करता है, मतलब रेजोल्यूशन इसमें थोड़ा अच्छा होता है और रिलायबल भी होता है। लाइन प्रिंटर क्या होता है, ये लाइन बाय लाइन प्रिंट करता है। इस लाइन प्रिंटर में क्या होगा, एक लाइन प्रिंट हो जाएगी, फिर दूसरी लाइन प्रिंट होगी, फिर तीसरी लाइन प्रिंट होगी, फिर चौथी लाइन प्रिंट होगी, लाइन बाय लाइन प्रिंट करेगा। ये लाइन प्रिंटर हो गया। लेकिन ये सारे जो प्रकार हैं वो किसके हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर के ही हैं। ड्रम प्रिंटर, इसमें एक ड्रम होता है, इसमें एक ड्रम होता है। ड्रम प्रिंटर में ये एक प्रकार के लाइन प्रिंटर होते हैं, इसमें भी ड्रम प्रिंटर भी लाइन बाय लाइन ही प्रिंट करते हैं। इसमें एक ड्रम लगा होता है, सिलेंड्रिकल ड्रम होता है, और जो ये ऐसे ऐसे घूमता रहता है, ऐसे ऐसे घूमता रहता है, और इस पे कैरेक्टर्स छपे होते हैं। तो जो भी छापना होता है वो जो है पेपर के ऊपर छाप देता है। इस ड्रम में अक्षर उभरे रहते हैं। ड्रम और कागज के बीच में एक स्याही लगी होती है। अब जैसे ये ड्रम है, इधर पेपर है, बीच में स्याही है, तो ऐसे 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 घूमता रहता है। तो जो भी आपने कमांड दिया वही कैरेक्टर इसके ऊपर छाप देगा। तो ये भी एक जो है इम्पैक्ट प्रिंटर, ये क्योंकि इम्पैक्ट बना रहा है ना पेपर के ऊपर, तो कागज के साथ रिबन, ये सब वही सिस्टम ही है। मतलब इम्पैक्ट का मतलब ये वही है, एक ही तरीके का सब सिस्टम। इसको हम छोड़ते हैं, उसके बाद नॉन इम्पैक्ट पे आते हैं। इसमें जो है क्या होगा, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर आजकल बहुत मार्केट में यूज हो रहे हैं, यही यूज ही हो रहे हैं। नॉन इम्पैक्ट में क्या होता है कि इसमें जो ग्राफिक्स की क्वालिटी होती है, अगर मान लीजिए कोई जो है पिक्चर वगैरह आपने छापी तो उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी आएगी, जबरदस्त क्वालिटी होती है, रेजोल्यूशन बहुत अच्छा होता है इसका। इसीलिए इनको आजकल मार्केट में यूज करते हैं सब लोग, घरों में और कहीं पे भी इन्हीं का यूज हो रहा है। ऑफिस, जो सरकारी ऑफिस है वहां पे नॉन इम्पैक्ट इम्पैक्ट प्रिंटर का यूज हो रहा है। तो इंकजेट प्रिंटर ये भी एक टाइप है किसका, नॉन इम्पैक्ट का। इंकजेट का यूज कर रहे हैं, तो इंकजेट प्रिंटर में कागज पर स्याही की फुहार द्वारा छोटे छोटे बिंदु डालकर छपाई की जाती है। फुहार मतलब अभी हमने बताया कि उनके पास एक ड्रम होता है, उसमें स्प्रे को क्या करते हैं, उस स्याही को स्प्रे करता है और कैरेक्टर्स को बनाता है। तो क्योंकि इसमें अलग अलग, मतलब ब्लैक एंड व्हाइट अगर आप चाहोगे तो ब्लैक स्याही से डालेगा, और अगर कलर आप चाहोगे तो कलर स्याही डालेगा। और 1 से 4 पेज प्रति मिनट इसकी छपाई होती है। मतलब 1 से 4, मतलब ये अलग अलग क्वालिटी के ऊपर है। इंकजेट एक पेज छाप सकता है और 4 पेज भी छाप सकता है। ये पैसे के ऊपर है, जितना आप पैसा खर्च करोगे उतना मजा आएगा। ठीक है, इसमें कार्ट्रिज लगी रहती। कार्ट्रिज का मतलब होता है स्याही की एक शीशी लगी रहती है, जिसको कार्ट्रिज कहा जाता है। इसमें ब्लैक होती है और मेजेंटा पीली, और मतलब ब्लैक एंड व्हाइट के लिए ब्लैक स्याही और कलर के लिए कलर स्याही इसमें भरी होती है। तो मेजेंटा एक कलर होता है, एक येलो कलर होता है, और एक ग्रीन ब्लूइश कलर होता है। यही सारे मिल के खूब सारे कलर बनाते हैं। और जो भी कलर आपको चाहिए, जैसे फोटोग्राफ आपको खींचनी है, आपने फोटोग्राफ खिंचाई, उसका आपको फोटो चाहिए पासपोर्ट साइज या बड़ी फोटो भी चाहिए, तो इसी से आपको आउटपुट मिलता है। ठीक है, उसके बाद थर्मल प्रिंटर आ गए। थर्मल प्रिंटर क्या होता है, वह पेपर पर अक्षर छापने के लिए ऊष्मा का उपयोग करता है, मतलब हीट का यूज करता है। हीट के द्वारा स्याही को पिघलाकर कागज पर छोड़ते हैं। क्या करें, हीट जो स्याही होती है गर्म हो, जब गर्मी पैदा करता है ये, तो हीट जो स्याही है वो ढीली हो जाती है। नहीं, जैसे आप देखिए कि स्याही कुछ दिन रखे रहिए जब, तो स्याही धीरे धीरे जमने लगती है ना। तो जब आप उसको गर्म कर दीजिए तो वो जो है स्याही फैलना शुरू हो जाती है, मतलब ढीली हो जाती है। ये क्या करता है कि थर्मल प्रिंटर क्या करता है कि गर्मी पैदा करके इंक को क्या करता है, पिघलाकर, और उसको फिर स्प्रे करता है उसके ऊपर, कागज के ऊपर, इस तरीके से। तो केमिकली ट्रीटेड पेपर होता है, लेकिन ये नॉर्मल पेपर इसमें यूज नहीं हो सकता। इस वाले प्रिंटर में, थर्मल प्रिंटर में जो पेपर होगा वो केमिकली ट्रीटेड होगा। नॉर्मल पेपर इसमें डालोगे तो प्रिंटिंग बढ़िया नहीं आएगी। हालांकि हो सकता है प्रिंट कर ही दे, लेकिन बढ़िया नहीं आएगा। मतलब जो स्प्रे होता है, मतलब इंक जो स्प्रे कर रहा है वो इंक चिपकेगी नहीं पेपर के साथ। और जब केमिकली ट्रीटेड होगा तो वो जो भी स्प्रे कर रहा है वो इंक जो है पेपर के साथ चिपकेगी, जिससे क्वालिटी अच्छी आएगी, ये चीज। उसके बाद अगला जो आता है वो लेजर प्रिंटर आता है। ठीक है, लेजर प्रिंटर जो होता है, अभी मैंने बताया कि लेजर एक लाइट का टाइप है। लेजर प्रिंटर के द्वारा उच्च गुणवत्ता, मतलब हाई क्वालिटी के अक्षर और चित्र छापे जाते हैं। ये विभिन्न प्रकार के और विभिन्न स्टाइल के अक्षर को छाप सकते हैं, मतलब जैसा भी आप चाहोगे वैसा ये बना देगा। और इसमें 1 इंच में 300 से 1200 बिंदुओं की सघनता डेंसिटी होती है। मतलब 1 इंच के अंदर 1200 डॉट्स
आप समझिए क्या क्वालिटी होती होगी, बहुत जबरदस्त क्वालिटी होती है। और 5 से 24 पेज तक ये छाप सकता है। ठीक है, ये बहुत अच्छा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर होते हैं, ईएमपी जिसको कहते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर या इलेक्ट्रोफोटोग्राफिक प्रिंटर बहुत तेज गति से छपाई करते हैं। ये प्रिंटर्स पेज प्रिंटर जो एक प्रकार मतलब पेज प्रिंटर अभी मैंने ऊपर बताया था कि एक बार में एक पेज को प्रिंट करता है, वही पेज प्रिंटर होता है। तो एक प्रिंटर किसी डॉक्यूमेंट में 1 मिनट के अंदर 20,000 लाइनें प्रिंट कर सकते हैं, अर्थात 250 पेज प्रति मिनट। कितना तेज है ये, 1 मिनट में 250 पेज छाप सकता है ये। उसके बाद अगला जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर। इस प्रिंटर का प्रयोग सामान्यतः बड़े फॉर्मेट को प्रिंटिंग, अब जैसे बड़ी चीज को प्रिंट करानी है, आपको होर्डिंग वगैरह प्रिंट करानी है, तो उसमें ये इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर का यूज करेगा। उसके बाद प्लॉटर वगैरह आ गए, स्पीकर्स। स्पीकर्स ये मैंने बता ही दिया, ये बहुत ज्यादा खास नहीं है। अगर किसी को दिक्कत हो तो मैं अलग से बता दूंगा, मतलब अलग से क्या ही बता दूंगा। स्पीकर तो आप जानते ही आउटपुट के लिए। अब कोई जैसे एक बंदा है जिसने म्यूजिक वगैरह बनाता है, तो वो जो है पूरी म्यूजिक उसने सिस्टम के अंदर क्रिएट की, तो सुनने के लिए उसको स्पीकर्स की जरूरत पड़ेगी। हम लोग भी जो आउटपुट लेते हैं वो स्पीकर्स का यूज। हम्म। हाँ हाँ, स्पीकर से ही चलता है, सही कह रहे हैं। हाँ, साउंड से चल रहा है। स्पीकर्स और हेडफोन्स, हेडफोन्स का यूज करके हेडफोन्स पे एक्चुअली में हेडफोन जो होते हैं उसमें स्पीकर का सिस्टम और माइक का सिस्टम दोनों इनबिल्ट करके हेडफोन को बनाता है। और स्पीकर में माइक नहीं होता है, माइक्रोफोन। इस वाले में माइक्रोफोन भी डालते हैं। ठीक है, आप बात भी कर सकते हो इसको, मतलब स्पीकर से सुन सकते हो और माइक से आप बोल सकते हो साइमल्टेनियसली। हाँ, दोनों है। इनपुट करते हैं माइक से और आउटपुट लेते हैं स्पीकर। ठीक है, तो ये हेडफोन्स, स्पीकर्स। कई कई हेडफोन ऐसे भी आते हैं, देखिए मैं यहाँ पे आउटपुट पे लिखा हुआ है ना, इसलिए लिखा हुआ है कि इस हेडफोन के अंदर माइक नहीं होगा। कई हेडफोन ऐसे आते हैं जिसमें माइक नहीं होती, लेकिन आजकल ज्यादातर हेडफोन्स ऐसे आते हैं जिसमें माइक देते हैं। तो इनपुट आउटपुट दोनों डिवाइस से। ठीक है, प्रोजेक्टर आप लोग जानते हैं, प्रोजेक्टर का सबने इस्तेमाल किया। अब तो बहुत कम हो गया, अब तो स्मार्ट बोर्ड आ गए, तो प्रोजेक्टर धीरे धीरे खत्म हो रहा है। लेकिन अगर आपको बहुत सारे लोगों को एक साथ कोई चीज बतानी है तो प्रोजेक्टर सबसे बढ़िया तरीका है। पुराने टाइम पे जो सिनेमा हॉल्स होते थे उसमें प्रोजेक्टर का यूज करते थे। अभी भी ज्यादातर लोग वही, जैसे ये नोवेल्टी वगैरह में वही यूज कर रहे हैं। उसमें क्या करते हैं, प्रोजेक्टर होता है, प्रोजेक्टर जो है प्रोजेक्ट करता है स्क्रीन के ऊपर, और पूरा जो है पिक्चर आपको नजर आती है। ठीक है, अब एक चीज और देखिए कि ये मैंने इनपुट और आउटपुट आपको सब कुछ बता दिया। अब मुझे लगता है कि कोई भी ऐसा बंदा जो पढ़ रहा होगा इस समय, वो इनपुट आउटपुट में गलत नहीं करेगा। नहीं, अगर आपसे पूछता है कि कौन सी इनपुट डिवाइस है कौन सी आउटपुट, आपके पास ऑप्शन आता है, तो आप सही सही उसको करेक्टली जो है टिक कर लेंगे। तो फिर उसके बाद जो एक छोटी चीज आती है, क्योंकि सारे जो हम देख रहे हैं इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, तो कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करने के लिए, ये सारे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होने के लिए आपके पास कुछ पोर्ट्स होते हैं कंप्यूटर के अंदर, है ना। तो उन पोर्ट्स को भी पढ़ना बहुत जरूरी है कि किस पोर्ट पे कौन सा चीज कनेक्ट होता है। तो इनपुट आउटपुट पोर्ट भी होते हैं सिस्टम में, बहुत सारे पोर्ट। जैसे ये देखिए मैंने इनपुट किया हुआ है, ये पोर्ट लगा, यूएसबी है ना। तो पीछे भी एचडीएमआई पोर्ट्स वगैरह होते हैं और काफी सारे पोर्ट्स होते हैं। तो पोर्ट्स के बारे में जानना बहुत जरूरी है। मॉडेम का फुल फॉर्म भी आप लोग जानिए, मॉडेम क्या होता है। ये कई बार जब मैं भी पेपर देता था, अभी भी देता हूं, तो ये कई बार आ जाता है कि मॉडेम का फुल फॉर्म बताओ। तो मॉड्यूलेटर एंड डी मॉड्यूलेटर इसका फुल फॉर्म होता है, लिख लीजिए सभी लोग, मॉड्यूलेटर एंड डी मॉड्यूलेटर। मॉडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर एंड डी मॉड्यूलेटर। ठीक है, अब इसमें देखिए एक पैरेलल पोर्ट होता है। पैरेलल पोर्ट, पैरेलल पोर्ट में क्या होता है कि 8,
देखिए भैया, जो पैरेलल पोर्ट होता है उसमें 8 तार वायर्स होती हैं, वो 8 तारें जो है मिल के एक पोर्ट बनाती हैं, उसमें 8 वायर्स होती हैं। जैसे प्रिंटर जब हम कनेक्ट करते हैं तो उसमें देखिए कि उसमें खूब खांचे होते हैं, 8 खांचे होते हैं उसमें, ऐसे डॉट 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 डॉट, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा होता है, और उसको ऐसे पीछे कनेक्ट करते हैं। तो ये जो है सीरियल पोर्ट है, ठीक है। तो ज्यादातर सीरियल पोर्ट के अंदर क्या करते हैं कि हम सॉरी पैरेलल पोर्ट के अंदर हम लोग क्या करते हैं, इसी को प्रिंटर को कनेक्ट करने के लिए इसको यूज करते हैं। और क्योंकि 8 वायर्स लगी हुई हैं तो जो जो ट्रांसमिशन है वो बहुत जबरदस्त होता है, मतलब बहुत फास्ट ट्रांसमिशन होता है। तो सीरियल ये जो है ये हो गया। उसके बाद सीरियल पोर्ट क्या हो गया, सीरियल पोर्ट के द्वारा एक बार में एक ही बिट डेटा भेजा जा सकता है, मतलब एक टाइम पे एक बिट डेटा। इसके द्वारा काफी धीमी गति से डेटा स्थानांतरण होता है। इसका उपयोग मॉडेम, प्लॉटर और बार कोड रीडर आप जानते हैं। हाँ, बार कोड रीडर आप मॉल वगैरह में देखिए बार कोड रीडर का यूज करते हैं जब आपको, हाँ, बिलिंग के लिए। इसका प्रयोग मॉडेम, प्लॉटर और ये सब को जोड़ने के लिए किया जाता है। इस पोर्ट को कम्युनिकेशन पोर्ट या कॉम भी कहते हैं, COM कॉम भी कहते हैं, कम्युनिकेशन पोर्ट या कॉम भी कहते हैं। ये हो गया यूनिवर्सल सीरियल बस, ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल, USB जिसको कहते हैं, USB यूनिवर्सल सीरियल बस। इसमें जितने भी तरीके की चीजें देखिए, एक USB पे 127 डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए कितना जबरदस्त सिस्टम है इसका। एक डिवाइस के अंदर 127, मतलब एक USB पे 127 डिवाइस, और इसमें कितनी सारी होती हैं, 2 आगे लगी हैं, कम से कम 4 पीछे होंगी। तो 127 का मतलब 6 से गुणा कर दो, इतनी सारी डिवाइसेस ये सपोर्ट कर सकता है, अपने पास कनेक्ट कर सकता है। इसका फुल फॉर्म याद रखना भाई, यूनिवर्सल सीरियल बस, इसका फुल फॉर्म होता है USB, ठीक है। उसके बाद एक अगली आ गई है फायर वायर। फायर वायर कहते हैं इसको। इसका प्रयोग ऑडियो, वीडियो या मल्टीमीडिया डिवाइसेस जैसे वीडियो, कैमरा आदि को जोड़ने के लिए किया जाता है। ये महंगी तकनीकी है, मतलब टेक्नोलॉजी ये महंगी है, जिसका प्रयोग बड़ी मात्रा में डेटा ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। DVD ड्राइव को फायर वायर के द्वारा ही कंप्यूटर के अंदर कनेक्ट किया जाता है। 400 MB पर सेकेंड की डेटा इसमें जो है ट्रांसफर होती है। इसमें क्या होता है कि जैसे DVD राइटर लगाते हैं अंदर की तरफ, तो अगर आपने देखा होगा तो इतनी चौड़ी पट, अगर आपने सिस्टम खोल के देखा हो कभी, तो DVD को जब कनेक्ट करते हैं, DVD राइटर को, तो इतनी चौड़ी पट्टी होती है उसमें लगाते हैं। तो इसमें क्या होता है, वो फायर वायर होती है, फायर वायर, पूरी जो वायर होती है उसको फायर वायर कहते हैं। वो जो है कनेक्ट करती है, डेटा बहुत तेज ट्रांसफर करता है, यानी 400 मेगाबाइट पर सेकेंड। आप समझिए कितना जबरदस्त ट्रांसफर हो रहा है। तभी तो क्वालिटी फुल HD में 4K में जो है वीडियो को जो है ट्रांसफर कर पाता है, नहीं तो कर ही ना पाए। अब ये मैंने आउटपुट इनपुट सब कुछ बता दिया है। अब थोड़ी चीजें जनरल नॉलेज, इनको भी जानना चाहिए। मॉडेम का प्रयोग डेटा को प्राप्त तथा प्रेषित, मतलब प्राप्त का मतलब लेने के लिए और भेजने के लिए, दोनों का यूज करते हैं। जैसे जब ब्रॉडबैंड वगैरह नहीं आते थे तो फिर मॉडेम का यूज किया करते थे। इतनी छोटी सी डिवाइस आती थी, उसको कंप्यूटर पे कनेक्ट करते थे, फिर वो क्या करती थी कि डेटा को लेती थी और देती थी, मतलब इंटरनेट को कनेक्ट करने के लिए मॉडेम का यूज करते हैं। कोई भी चीज, जैसे मोबाइल है, मोबाइल को अगर आपने कंप्यूटर से कनेक्ट कर दिया तो ये एक मॉडेम की तरह काम करना शुरू हो गया, क्योंकि आपके इंटरनेट को वो जो है क्या करता है, सिस्टम को देता है और सिस्टम से डेटा को उठाता है। तो ये हो गया मॉडेम। और कंप्यूटर को चलाए जाने के लिए आवश्यक युक्तियों को स्टैंडर्ड युक्तियां कहा जाता है, जैसे कीबोर्ड, फ्लॉपी ड्राइव, हार्ड डिस्क, मतलब बेसिक जो चीजें हैं उनको क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड मशीन, स्टैंडर्ड जो है युक्तियां कहा जा रहा है। इसमें युक्तियां लिख दिया, इतना कठिन वर्ड। मॉनिटर की रिफ्रेश रेट को हर्ट्ज में मापा जाता है, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया 60 हर्ट्ज का सिस्टम लेते हैं, 120 हर्ट्ज का, तो इसको जो मॉनिटर रिफ्रेश हो रहा है उसको क्या कहते हैं, हर्ट्ज में नापते हैं। ये भी कई बार पूछता है। फ्रीक्वेंसी की ये यूनिट होती है हर्ट्ज एक्चुअली, ठीक है। और ग्राफिक डिस्प्ले यूनिट मॉनिटर होता है। ग्राफिक डिस्प्ले मॉनिटर अल्फा न्यूमेरिक अक्षरों के साथ साथ ग्राफ्स एवं डायग्राफ्स को भी प्रदर्शित करता है। ये ग्राफिक डिस्प्ले यूनिट मॉनिटर होता है। तो ये सब लोग यूज नहीं करते हैं, जो जो ग्राफिक डिजाइनर होते हैं वो यूज करते हैं ज्यादातर। ये इस तरीके से खत्म हो गया, पीछे का पूरा सिस्टम खत्म हो गया। एक अभी मैं ये देख रहा था, इसमें आपके प्रैक्टिस पेपर में लिखा हुआ है, एक सवाल मैंने देखा भी कि वो पूछ रहा है कि ईमेल जो आप पढ़ लेते हो, एक बार आपने ईमेल पढ़ ली, फिर वो ईमेल कहां से कहां चली जाती है।
कोई बता सकता है ऑनलाइन? ऑनलाइन जो है वो बता सकते हैं कौन, कोई भी व्यक्ति? सेंट में नहीं जाती भैया, सेंट में नहीं जाती। जब हम मैसेज को जो जो भी ईमेल है उसको जब हम भेजते हैं किसी को तब सेंट में जाती है। क्वेश्चन कुछ ऐसा उसने पूछा था कि जो जो ईमेल आपकी इनबॉक्स में आई, आपने उसको रीड कर लिया, इनबॉक्स से फिर वो जो है कहां पे शिफ्ट कर जाती है, आउटबॉक्स में चली जाती है। नहीं, आपने एक बार उसको पढ़ लिया तो इनबॉक्स के बाद वो आउटबॉक्स में चली जाती है। सही है, बताइए। एक क्वेश्चन ऐसा पूछता है कि वर्ड, अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो वर्ड, जो वर्ड फाइल होती है, वर्ड डॉक्यूमेंट, बोलिए भैया। हाँ, जो वर्ड फाइल होती है उसका डिफॉल्ट नेम क्या होता है? ये क्वेश्चन मतलब बहुत अच्छे पेपर में इसको पूछा, मतलब बहुत छोटा सा सवाल लेकिन बहुत जबरदस्त। कि जो वर्ड फाइल, जैसे वर्ड हम क्रिएट कर रहे हैं डॉक्यूमेंट, हमने उसका कुछ नाम नहीं लिखा है ना, तो क्या करेगा कि वर्ड जो है उसको ऑटोमेटिक एक नाम देगा। उस वो नाम क्या देता है उस, कोई बताएगा? मैं बताऊं? डॉक्यूमेंट वन बाय डिफॉल्ट। बिल्कुल बिल्कुल ठीक, डॉक्यूमेंट वन उसका नाम देता है, बाय डिफॉल्ट उसका नाम डॉक्यूमेंट वन रख लेता है वो। ठीक है, ये क्वेश्चन मतलब पूछा गया है इसलिए मैंने आपसे पूछा। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो हैंड रिटन डेटा है उसको कंप्यूटर मतलब किस तरीके से रीड करता है, कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज करके वो उसको जो है पढ़ पाता है? हैंड रिटन डेटा, जैसे हमने पेपर, हम लोग पेपर देने गए और हमने ओएमआर पे जो है क्या कर दिया, अपना पूरा जो है ओएमआर पे पूरी शीट भर दी, जो आंसर हमने भरने थे वो भर दिए पेन का यूज करते हुए। उसको कौन पढ़ेगा? ये तो हमने बता ही दिया। ओएमआर को ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर पढ़ता है। ठीक है, ऑप्टिकल मार्क रीडर पढ़ता है, ओएमआर का फुल फॉर्म है ऑप्टिकल मार्क रीडर। अब बताइए कि जो है डॉक्यूमेंट जो होती है, जैसे वर्ड वर्ड डॉक्यूमेंट है, उसमें जो एक्सटेंशन क्या होती है, डॉक्यूमेंट की एक्सटेंशन क्या होती है? डॉट डीओसी, डॉट पीओसी और डॉट पीओसी है। बिल्कुल ठीक बात, डीओसी डॉट डीओसी एक्स, ये दो एक्सटेंशन यूज करता है वर्ड। ठीक है, सर डीओसी 2007 के बाद वाले। हाँ इस समय तो बहुत अच्छे, जो है 2007 तो बहुत ही कम ही यूज करते होंगे लोग, भले ही जो है कोई आउटडेटेड आदमी हो तो उस तरीके से यूज कर रहा हो। इस समय तो बहुत एडवांस है, 2021 जो है बहुत जबरदस्त नए फीचर्स के साथ आपको मिल रहा है, बहुत ज्यादा फीचर होते हैं उसके अंदर। लेकिन अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं तो उसमें ओल्ड ही आएगा, देखना जो है 2010 के आसपास। हाँ यही सब पूछेगा, क्योंकि जो गवर्नमेंट रहती है बहुत पीछे चलती है ना, उनके पास जो सॉफ्टवेयर मतलब यूज करते हैं वो ऑफिसेज में, वो भी वो पुराने वाले यूज कर रहे हैं। उनको लगता है कि जो अपडेट है वो नुकसान पहुंचा जाएगा, क्योंकि उनके इंजीनियर्स जो होते हैं वो कभी अपडेट को सलाह नहीं करते। हाँ जब तक वो खत्म, जी जी जी, इसमें जैसे क्वेश्चन पूछा गया था हम सारे इक्वल था इसमें सेम वो रीड के लिए नहीं आ सेम के लिए क्या 1 सेकेंड हम देख लें जरा, मैंने अभी तो यहीं कहीं देखा था, जरा मैं देख लेता हूँ। बस 101 नंबर क्वेश्चन नंबर 101, हाँ ये है। जी
इसमें लिखा हुआ है कि वंस एन ईमेल हैज बीन सेंड इट इज मूव फ्रॉम, अच्छा भेजने को बता रहा है, ठीक है ठीक है ठीक, भेजने को कह रहा है। तो जब हम किसी भी मेल को भेजते हैं तो आउटबॉक्स में पहले जाती है, फिर सेंट में चली जाती है। मान लीजिए कि आपके पास या जिस भी बंदे के पास इंटरनेट नहीं है उस समय, है ना, सेव एंड सेंट का जो है इस समय जो ईमेल्स जाती हैं वो जो है स्टोर एंड सेंट वाला सिस्टम है। मतलब आपका जो सर्विस प्रोवाइडर है, जैसे जीमेल की मैं बात करता हूँ, मैंने कोई मेल आपको भेजी तो मेरा मेल डायरेक्ट आपको नहीं जाता है, मेरा मेल पहले जाके गूगल के पास स्टोर होता है, फिर आपके पास जब इंटरनेट होएगा तो फिर आपको वो भेजेगा। इस तरीके से काम करता है। ठीक बात कह रहे हैं, थोड़ा सा पढ़ने में दिक्कत। और सर इनबॉक्स वाला भी सिस्टम रीड करने के बाद इनबॉक्स में रहता है। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, चेक हाँ हाँ ठीक ठीक, वो थोड़ा सा, हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, इनबॉक्स में रहता है। इसमें पढ़ने में थोड़ी दिक्कत हुई, मुझे लगा कि सेंट सेंट वाला मैंने पढ़ा। ठीक है, आप सही कह रहे हैं। तो इतना ही रखूं आज। सर थोड़ा और पढ़ा दे, कंप्यूटर को देख लो सर। लगातार 1-1.5 घंटा बोलना भी आसान नहीं होता ना भैया, लगातार बोलना पड़ता है। सामने से जब बच्चे बैठे रहते हैं तो थोड़ी थोड़ी देर आराम कर लिया, रुक रुक के बोल लिया, लेकिन ऑनलाइन में लगातार बोलना पड़ता है ना। आप समझ लीजिए कि एक 1.25 घंटे से मैं लगातार ही बोल रहा हूँ। तो अब की मैं कोशिश करूंगा कि डेली की डेली आऊं, थोड़ा सा और भी काम रहते हैं जिसकी वजह से गड़बड़ हो जाती है। मैं लगातार पढ़ाऊंगा इस बार और खत्म हो जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस भी करा दूंगा, आप टेंशन फ्री रहिए, अभी तो मुझे लगता है टाइम है। सर कंप्यूटर लोग का 1/3 पोर्शन है। हाँ कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बेफिक्र रहिए, मैं सारा पढ़ा दूंगा, प्रैक्टिस भी करा दूंगा। ये शीट भी दी है मैंने, इसे पीछे की तरफ जब आप स्क्रॉल करिएगा तो ये जब जहां पे ये जो है खत्म होता है नोट्स वगैरह, उसके नीचे क्वेश्चन आंसर लिखे हुए हैं। अगर आप इसको स्क्रॉल करके चेक करेंगे, आप लोग के पास होगी ये शायद। सर ये शीट भेजी गई हम लोगों को। हाँ नहीं हाँ, नहीं रहेगा। अगर नहीं भेजी गई है तो ये आपके पास आ जाएगी, अभी जो है कह देंगे हम, आपको मिल जाएगी। और इसको आप भी पढ़ेंगे, जैसे मैं तो पढ़ा ही रहा हूँ। जैसे आपका अगर बैकग्राउंड नहीं कंप्यूटर का तो दिक्कत आती है कि ये क्या लिखा हुआ है, तो मैंने बता दिया। लेकिन अगर आप एक बार पढ़ेंगे तो इसको पूरी पूरी चीज आपको समझ में आएगी मेरे हिसाब से ना। और बाकी तो मैं बता ही रहा हूँ, पीछे जब इसको स्क्रॉल करेंगे तो इसमें पीछे की तरफ बहुत सारे क्वेश्चन भी लिखे हुए हैं। अगर उन क्वेश्चंस को भी आप पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा फायदा करेगा, मतलब वहां से क्वेश्चन फंसेगा ही फंसेगा, ये मैं कह रहा हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, फिर कल देखते हैं। जी जी। सर जो क्वेश्चन जो हम लोग के कंप्यूटर के आए थे पेपर में, है, सर इसमें डिस्कस कर लीजिए। हाँ हाँ कर दूंगा, कर दूंगा, सारा कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। जो प्रैक्टिस सेट है हमारे पास वो भी डिस्कस कर दूंगा, जो पेपर में आया था वो भी कर दूंगा। और इस समय जो करंटली जो है एसएससी सीजीएल वगैरह में पेपर बना रहे हैं उसमें कंप्यूटर का पार्ट होता है ना, जी हाँ वो भी मैं कर दूंगा। ताकि क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नया फॉर्म नहीं करते हैं, जो जो भी आयोग है वो क्वेश्चन को इधर उधर से चोरी ही करते हैं, तो वहीं से फंस जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सर इसी पूछनी है थी सर। जी सर इसमें हम लोग को बेसिक दिया हुआ था कंप्यूटर वर्ड पे हाँ और पावर पॉइंट है। हाँ हाँ तो इसमें बेसिक तो उन्होंने तीन चीजों को कंप्यूटर वर्ड और एक्सेल। हाँ वो तो बात, बेसिक तो मेरे सर वो था। हाँ वो भी मैं पढ़ा दूंगा। मैं अगला वाला जो मैं अगली चीज पढ़ाऊंगा वो वर्ड पढ़ाऊंगा, वर्ड ना, वर्ड फाइल। यस सर। हाँ वर्ड फाइल, वर्ड डॉक्यूमेंट को कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे फॉर्मेट करते हैं वो पढ़ाऊंगा। लेकिन इसमें जो ध्यान देने वाली बात है, पढ़ना सब कुछ पड़ेगा, नहीं अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो कोई भी क्वेश्चन बना सकता है। सर उसमें टॉपिक वाइज सेट कर दिया है, सिलेबस दिया है। हाँ टॉपिक तो सही है, लेकिन अगर मान लीजिए कहीं बाहर से क्वेश्चन उठा लिया तो क्या ही करिएगा आप। तो सर जो मेन है वो पढ़ ले, बाहर से वो बड़ा बात एरिया है। हाँ वो हाँ पढ़ने में बहुत दिक्कत ठीक, करेगा। जो भी उसमें लिखा है नोटिफिकेशन में वो मैं पहले पढ़ा दूंगा, बाद में जो भी एडिशनल जो है वो पढ़। हाँ हाँ ठीक है, ठीक 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 है भैया, फिर ओके, थैंक यू।